हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट एंड डेबिट नोट। हम लोग बात कर रहे थे इन टैक्स इन्वॉइसेस के बारे में। कल हमने बात की कि इन्वॉइस होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं और डिफरेंट सिचुएशन में किस किस टाइप के टैक्स इन्वॉइस इशू किए जाते हैं। जो डेबिट और क्रेडिट नोट है कहीं ना कहीं उसी चीज़ से रिलेटेड है। जो आपकी ये नोट्स हैं ये जीएसटी में कुछ स्पेशल सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए बनाए जाते हैं। देखो हमने क्या बनाया, पहले हमने टैक्स इनवॉइस बनाई, यानी जब भी कोई आपने सप्लाई की तो आपने क्या कर दिया, उसके रिगार्डिंग एक टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया। अब जो टैक्स इनवॉइस में लायबिलिटी लिखी गई है, यानी जितना टैक्स वहाँ पर दिखाया गया है कि बनता है, अगर वो टैक्स क्या है आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। रीजंस अभी हम पढ़ेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए कि मान लो बाय चांस आपका गुड्स रिटर्न आ गई हैं या फिर आपने गलती से अमाउंट कम ज़्यादा लिख दिया था, उन केसेस में आपको क्या करना है, उस टैक्स लायबिलिटी को इजीली इंक्रीज डिक्रीज करना है। जो लॉन्ग प्रोसीजर है उनसे बचना है, तो उनके केस में ये क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट इशू किए जाते हैं। पहले बात करते हैं क्रेडिट नोट की। तो जो आपका क्रेडिट नोट है वो यूज़ किया जाता है किस लिए, ताकि जो टैक्स की लायबिलिटी है उसे क्या किया जा सके, डिक्रीज किया जा सके। यानी क्रेडिट नोट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। ये कैसा डॉक्यूमेंट है, जब आपने क्या किया है, जो वैल्यू आपने टैक्स इनवॉइस में दिखाई है, जितना टैक्स आपने वहाँ पर दिखाया है, जब आप उसको कम करना चाहते हो, उसको डिक्रीज करना चाहते हो, तब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। अगर आप क्या करते, इस टैक्स इनवॉइस की लायबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट नोट को इशू ना करते, तो आपको क्या करना पड़ता, बाद में एक्सेस टैक्स जो आपने पे कर दिया है उसका रिफंड लेना पड़ता। अब आप उस रिफंड के जितना भी प्रोसीजर है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनसे बच जाओगे। आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, उस टैक्स इनवॉइस में लिखी हुई वैल्यू को रिवाइज कर रहे हो। देखो क्रेडिट नोट क्यों इशू करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि मान लो आपका सामान रिटर्न आ गया है, या आपने गलती से वैल्यू क्या कर दी थी, ज़्यादा लिख दी थी, टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया था, यानी किसी भी रीज़न से आपने क्या कर दिया था, टैक्सेबल वैल्यू को या टैक्स को क्या दिखा दिया था, ज़्यादा दिखा दिया था। तो उस केस में रिफंड के प्रोसीजर से बचने के लिए आप डायरेक्टली उस इनवॉइस को रिवाइज कर सकते हो थ्रू क्रेडिट नोट। जब भी आपका क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा तो कुछ प्रोविजंस हैं जो अप्लाई होंगे। फर्स्ट है आपका सिचुएशंस ऑफ इशूइंग क्रेडिट नोट, कि किन किन सिचुएशन में क्रेडिट नोट को इशू किया जा सकता है या उसकी ज़रूरत पड़ती है। सिचुएशन ऑफ इशू ऑफ क्रेडिट नोट, जो ये सिचुएशन है वो आपकी मेंशन है सेक्शन 34 के सब सेक्शन 1 में। तो देखो कब कब इशू किया जाता है। फर्स्टली टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स चार्ज जो किया गया था इज फाउंड इन एक्सेस, कि अगर क्या है इनवॉइस में आपने जो टैक्सेबल वैल्यू दिखाई थी, यानी जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया था, या फिर जो आपने टैक्स निकाला है, या फिर जो आपने किसी भी तरीके से वो क्या पाया गया है, एक्सेस पाया गया है जितना होना चाहिए था, तो उस केस में आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप क्या करो, टैक्स इनवॉइस को इशू करो। सेकेंडली गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न, कि आपने जो गुड्स सप्लाई की थी वो क्या है, रिटर्न आ गई है। कि मान लो आपने जितना सामान भेजा था, से 1000 यूनिट भेजी थी, तो 1000 यूनिट का बिल बनाया होगा, उनमें से 100 यूनिट क्या है वो अकॉर्डिंग नहीं थी जैसी वहाँ मंगवाई गई थी, या किसी भी रीजन से मान लो रिटर्न आ गई है, तो आपको क्या करना है, उस इनवॉइस की वैल्यू को 100 गुड्स की जो वैल्यू थी उनसे रिड्यूस करना है। उस केस में भी क्रेडिट नोट को इशू किया जा सकता है। एंड थर्डली डेफिशिएंट सप्लाई, कि अगर क्या है आपकी जो सप्लाई है वो कम हो गई है, यानी मान लो आपने क्या कर दिया, बिल बना दिया 2000 यूनिट का, कि आपने 2000 यूनिट भेज दिए, बाद में जब कस्टमर के पास सामान पहुंचा वो कहता है कि इसमें कम है, यानी वो मान लो 1800 ही मिलती है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 200 से रिड्यूस करनी पड़ेगी उसकी लायबिलिटी, यानी इनवॉइस को 200 यूनिट के अमाउंट से कम करना पड़ेगा। तो उस केस में भी क्रेडिट नोट को इशू किया जा सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोविज़न, सिचुएशन ऑफ इशूइंग क्रेडिट नोट, जो कि आपका मेंशन था सेक्शन 34 के सब सेक्शन
वन में। सेकेंड प्रोविज़न है आपका डेक्लरेशन ऑफ क्रेडिट नोट इन द रिटर्न। ये देखो, अगर क्या है, जब हम टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी रिटर्न में, हमने बोला था आप क्या कर देते हैं, उसका इनवॉइस का नंबर दिखा देते हैं कि हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर इनवॉइस को इशू किया है। अब आपने इनवॉइस को कर दिया था, अब उस इनवॉइस को आपने रेक्टिफाई किया है थ्रू क्रेडिट नोट, तो आपको उस क्रेडिट नोट की इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, तभी तो वो रेक्टिफाई हो पाएगी वहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ता है, जिस मंथ में आप क्रेडिट नोट को इशू करोगे, देखो जिस टाइम सामान भेज दिया, मान लो रिटर्न आया 2 महीने बाद आया, तो 2 महीने बाद ही क्रेडिट नोट इशू होगा। तो जिस मंथ में आपने क्रेडिट नोट को इशू किया है, उसी मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्रेडिट नोट की इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर करना पड़ेगा अपनी रिटर्न में। और आपके देखो, वैसे तो हमने बोल दिया कि जिस मंथ में आप क्रेडिट नोट को इशू करोगे, उसी मंथ में आपको क्या करना है, उसको डिक्लेयर करना है। बट जो लास्ट टाइम है उसको डिक्लेयर करने का, कि किस टाइम के बाद आप क्या है, अगर क्रेडिट नोट इशू भी करते हो तो आप डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, उसके रिगार्डिंग अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर पाओगे। वो कब होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो सामान आपने क्या किया था, सप्लाई किया था, उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो सितंबर आएगा उसकी रिटर्न जब फाइल करोगे, या फिर जब उस फाइनेंशियल ईयर की आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वो लास्ट डेट मानी जाएगी किस चीज़ की, क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करने की। ये बात हमने पहले भी की थी कि बहुत सारी सिचुएशंस में हमने ऐसी बात की है पहले, कि सितंबर की रिटर्न नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, सितंबर की रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न, सितंबर की रिटर्न 20 अक्टूबर तक भरी जाएगी, और एनुअल रिटर्न भरने की नॉर्मल डेट होती है 31 दिसंबर। कि मान लो आपकी सप्लाई क्या हुई है, से दिसंबर 2017 में हुई है, तो वो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, मार्च 2018 में होगा। तो मार्च 2018 के बाद सितंबर कौन सा आएगा, सितंबर 2018। तो सितंबर 2018 की रिटर्न भरी जाएगी 20 अक्टूबर 2018 में, या फिर जो एनुअल रिटर्न भरने की डेट है, यानी जिस दिन आप एनुअल रिटर्न भरने की डेट नहीं, जिस दिन आप भरते हो उस एनुअल रिटर्न को, ये तो लास्ट डेट है, आप किसी भी टाइम भर सकते हो सकता है आप 20 अक्टूबर से पहले भर दो। तो जिस दिन आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे या फिर जिस दिन आप सितंबर की रिटर्न भरोगे, दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वो क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करने की लास्ट डेट मानी जाएगी। इसके बाद थर्ड प्रोविज़न है नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, कि आपकी जो है, हमने क्या बोला कि अगर आप क्रेडिट नोट इशू करोगे तो उससे आपकी टैक्सेबल वैल्यू कम हो जाएगी, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन कुछ केसेस हैं जब आपकी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी क्रेडिट नोट इशू करने के बाद भी रिड्यूस नहीं होगी। वो कब, जब आपने उस पर्टिकुलर सप्लाई का, जिसके रिगार्डिंग आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, उसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी उस टैक्स का जो बर्डन है वो किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया था, कि उसका जो बर्डन है उस टैक्स का भी और उसके इंटरेस्ट का भी कोई और पर्सन उठाने वाला है, उसका टैक्स कोई और पे करने वाला है। तो उस केस में अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर भी देती हो तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, उस पर्सन के ऊपर पड़ेगा जो इसके ऊपर उसका इंसिडेंस पड़ रहा है। तो यही था आपका क्रेडिट नोट, यानी एक ऐसा नोट जहां जिसका यूज़ किया जाता है लायबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए। ये इशू तक कब किया जाता है, जब आपने क्या किया है, एक्सेस में वैल्यू मिल जाए, या फिर आपकी गुड्स रिटर्न आ जाए, या फिर आपकी सप्लाई डेफिशिट मिले। सेकेंडली, इसको डिक्लेयर करना पड़ता है उसी मंथ में जिसमें आप क्रेडिट नोट को इशू करोगे। जो लास्ट मंथ होगा इस चीज़ का वो होगा सितंबर की रिटर्न फाइल करोगे जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, या एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, दोनों में से जो भी चीज़ पहले होगी वो लास्ट डेट मानी जाएगी क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करने की। एंड लास्टली, अगर उसका इंसिडेंस या फिर टैक्स का और इंटरेस्ट का इंसिडेंस किसी और पर डाल दिया गया है तो उस केस में आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। ये था आपका क्रेडिट नोट। एक क्रेडिट नोट में इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो ही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों की सेम है, तो उन दोनों को हम कंबाइनली करेंगे। पहले एक बार बात कर लेते हैं डेबिट नोट की, कि एक डेबिट नोट क्या होता है। तो देखो, जैसे एक क्रेडिट नोट इशू किया जाता है टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक उसी तरीके से डेबिट नोट का यूज़ किया जाता है टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। कि अगर क्या है, आपने जो
टैक्सेबल वैल्यू जो टैक्स दिखाया है किस चीज़ में, अपने रिटर्न में, अपने इन्वॉइस में, वो क्या है, शॉर्ट मिलता है यानी कम मिलता है उस अमाउंट से जितना वो होना चाहिए था, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सप्लीमेंट्री इन्वॉइस को इशू कर सकते हो। डेबिट नोट का ही दूसरा नाम है सप्लीमेंट्री इन्वॉइस, यानी उस पर्टिकुलर जो पहले इन्वॉइस इशू किया गया था उसी के सप्लीमेंट में ये नया इन्वॉइस इशू किया जा रहा है, यानी उस इन्वॉइस में इस इन्वॉइस की वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा। डेबिट नोट को ही बोलते हैं, दोबारा बोल रही हूँ, सप्लीमेंट्री इन्वॉइस, कि एक ऐसा इन्वॉइस जब भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो है कम दिखाई गई है जितनी वो दिखानी चाहिए थी, तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हो सकता है आपने बाय मिस्टेक कर दिया हो इस काम को, किस काम को, कि जो आपने टैक्स इनवॉइस में वैल्यू लिखी थी वो बाय मिस्टेक बाय चांस कम लिख दी है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। कुछ प्रोविज़न हैं, जैसे क्रेडिट नोट पे कुछ प्रोविज़न अप्लाई होते हैं, ठीक उसी तरीके से कुछ प्रोविज़न्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे जब क्या किया जाएगा, डेबिट नोट को इशू किया जाएगा। फर्स्टली सिचुएशन ऑफ इशू, कि किस टाइम डेबिट नोट को इशू किया जाता है। तो डेबिट नोट तभी इशू किया जाता है जब क्या हो, टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स को आपने क्या कर दिया है, किसी भी रीज़न से कम दिखा दिया है टैक्स इनवॉइस में जितनी वो होनी चाहिए थी, तो उस टाइम आपका इशू किया जाता है डेबिट नोट। सेकेंड प्रोविज़न है डेक्लरेशन ऑफ डेबिट नोट इन रिटर्न, सेक्शन 34 सबसेक्शन 4, कि जो भी पर्सन क्या करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न में इस बात को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वो कब करेगा, जिस मंथ में वो डेबिट नोट को इशू करता है ठीक उसी मंथ में वो क्या करेगा, उस डेबिट नोट को डिक्लेयर भी करेगा और उसी मंथ में उसकी टैक्स लायबिलिटी को उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर लास्ट टाइम नहीं है कुछ, क्योंकि यहाँ पर डेबिट नोट है, तो डेबिट नोट से तो आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज़ करवाने के लिए टाइम है कि उस टाइम के बाद आप नहीं करवा पाओगे। इंक्रीज़ करवाने के लिए जिस मंथ में आप डेबिट नोट को इशू करोगे उसी मंथ में आप क्या कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दे सकते हो। दो ही प्रोविजन थे आपके एक्ट के अकॉर्डिंग। डेबिट नोट एक ऐसा इन्वॉइस, सप्लीमेंट्री इन्वॉइस, जिसका यूज़ किया जाता है टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ये तब इशू किया जाता है जब टैक्स या टैक्सेबल वैल्यू कम लिख दी हो और उसकी डिक्लेरेशन उसी मंथ में की जाती है जिसमें आप इसको इशू करोगे। अब बात आती है कि एक डेबिट नोट में, जिसे हम सप्लीमेंट्री इनवॉइस कहते हैं, एक डेबिट नोट में या फिर एक क्रेडिट नोट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, क्या क्या बातें हैं जो आपको दिखानी होती हैं, यानी कंटेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। तो एक डेबिट और क्रेडिट नोट में क्या क्या होगा, फर्स्टली इंडिकेटिंग रिवाइज इनवॉइस, यानी सबसे पहले इसके ऊपर लिखा होगा, उसके ऊपर क्या, कि ये क्या है, रिवाइज इनवॉइस है। ये जो रिवाइज इनवॉइस वर्ड है ये लिखा हुआ होगा साफ उस डेबिट क्रेडिट नोट के ऊपर कि जो पहले टैक्स इनवॉइस इशू किया गया था उसको रिवाइज करने के लिए इशू किया जा रहा है। सेकेंडली सप्लायर इंफॉर्मेशन, कि जो आपका सप्लायर है उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, या फिर उसका जीएसटी नंबर क्या है। थर्डली नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, कि ये डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ये उसके ऊपर लिखा होगा। सीरियल नंबर, जैसे टैक्स इनवॉइस का एक सीरियल नंबर होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है नंबर, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर का, ठीक उसी तरीके से इस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का भी एक सीरियल नंबर होगा। डेट ऑफ इशू इस पर मेंशन होगी कि किस दिन इस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को इशू किया जा रहा है, वो उस पर लिखा होगा। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, कि अगर क्या है आपका रेसिपिएंट क्या है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में उस रजिस्टर्ड पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है कि उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई होंगी। इंफॉर्मेशन ऑफ
अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट की अगर क्या है, रजिस्टर्ड होगा तो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है और अनरजिस्टर्ड होगा तो भी लिखनी है। डिफरेंस क्या होगा, रजिस्टर्ड वाले का जीएसटी नंबर या फिर यूआईएन नंबर भी लिखना पड़ेगा, जबकि अनरजिस्टर्ड पर्सन की सिर्फ एड्रेस ऑफ डिलीवरी, नाम, एड्रेस, स्टेट कोड ये सब लिखे जाएंगे, क्योंकि उसका जीएसटी नंबर नहीं है तो वो चीज़ नहीं लिखी जाएगी। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस, यानी जिस टैक्स इनवॉइस के बदले में जिसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हो, इस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को इशू कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कि उसका सीरियल नंबर वगैरह क्या था। अगर टैक्स इनवॉइस की जगह पे कर रहे हो तो उस टैक्स इनवॉइस की, और बिल ऑफ सप्लाई की जगह कर रहे हो तो उस बिल ऑफ सप्लाई की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। देन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, कि कितनी टैक्सेबल सप्लाई अब बन रही है आपकी, जो इंक्रीज डिक्रीज करवानी है वो लिखोगे। एंड लास्टली सिग्नेचर होंगे इसके ऊपर डिजिटली, नॉर्मल हो या डिजिटली, कि साइन करेगा वो पर्सन जो इसको इशू कर रहा है। यानी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जिनका यूज़ किया जा रहा है टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, उसमें लिखा होगा कि ये रिवाइज इनवॉइस है, सप्लायर की इन्फॉर्मेशन होगी, उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा कि वो डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, डेट ऑफ इशू होगी। अगर रजिस्टर्ड है तो उस पर्सन का नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर सब कुछ होगा। अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर को छोड़ के बाकी इन्फॉर्मेशन होगी। सीरियल नंबर होगा, किस टैक्स इनवॉइस के बदले में ये इशू किया जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, वैल्यू होगी, और साथ में सिग्नेचर किए हुए होंगे उस सप्लायर के जो इस चीज़ को इशू कर रहा है। यही था आपका क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।